वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्मिक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अधिगम के सोपान और अधिगम के वक्र। प्रीवियस वीडियो में हमने अधिगम का अर्थ, उसकी विशेषताएं और कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। तो आज हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ लर्निंग की और वक्र की। देखिए, लर्निंग है क्या, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे डेफिनेशंस की थी। उन्हीं डेफिनेशंस की श्रृंखला में मैं आपको एक और डेफिनेशन बताती हूँ। C.L. हल की इन्होंने कहा था कि जब हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब कोई कार्य करते हैं, जब अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम कोई प्रक्रिया करते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा अधिगम कहलाता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं स्टेप्स ऑफ लर्निंग की। तो देखिए, स्टेप्स ऑफ लर्निंग में हम 8 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हम गहने का अधिगम सिद्धांत बाद में पढ़ेंगे। अभी हम जर्नल मतलब बेसिक बात कर रहे हैं कि अगर हम अधिगम करना चाहते हैं तो हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं अधिगम के सोपान की। यहाँ पर हम 8 सोपान जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आता है आवश्यकता। ठीक है। देखिए, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले नीड है, ठीक है। सबसे पहले आपकी आवश्यकता है कि आप उस कार्य को किस लिए कर रहे हैं, आप अधिगम क्यों कर रहे हैं। अब आप ये वीडियो देखने आए हैं, आपका भी कोई ना कोई रीजन रहा होगा, आपकी भी कोई ना कोई नीड रही होगी, ठीक है। आपको रीट का एग्जाम देना होगा, एस्टेट देना होगा, सीटेट देना होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि उस एग्जाम में आप स्कोर कर पाए, ठीक है। तो फिलहाल अधिगम का जो आप कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी नीड जरूरी है। फर्स्ट स्टेप आपकी नीड जरूरी है। अगर आपको नीड ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो मिलेगा आपको मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, ठीक है। जब आपको जॉब की जरूरत है इसलिए आप एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो शुरुआत कहां से हुई, नीड से हुई, ठीक है। आप अधिगम तभी करते हैं जब आपको नीड होती है किसी चीज को सीखने की, जब आपको नीड होती है, ठीक है। अगर आप कोई मैकेनिकल का काम करना चाहते हैं तो उससे वो काम करने की भी आपकी एक नीड रही होगी, ठीक है। आपका उसमें इंटरेस्ट रहा होगा, आपको वो काम चाहिए, आपको उस काम की जरूरत होगी। अब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपकी नीड है कि आप रीड के अंदर जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बने आप उनको क्लियर कर दें, ठीक है, उनको ठीक कर दें, ठीक है। रीट का एग्जाम क्लियर करना भी आपकी एक नीड है। तो कहना क्या चाहता है, कहना यही चाहता है कि अगर आप स्टेप्स की बात कर रहे हैं, अगर आप सोपान की बात कर रहे हैं, तो पहला सोपान आवश्यकता है, ठीक है। आप किसी भी चीज को अगर सीख रहे हैं, अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो पहला स्टेप है आवश्यकता, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, देखिए ये 8 सोपान है, वो आपको क्रमबद्ध तरीके से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, पहले आपको लक्ष्य दे देगा। देखिए, मैंने आपको पहला सोपान बताया, पहला स्टेप बताया लर्निंग का कि नीड है, आवश्यकता है, ठीक है। पेपर में क्या दे देगा आपको, पहला स्टेप लक्ष्य दे देगा, दूसरा तत्परता दे देगा, ठीक है। इस तरह के वो 4 ऑप्शंस बनाएगा, एक में बिल्कुल सही डालेगा, बाकी 3 में वो आगे पीछे करके देगा। इसलिए आपको पहले स्टेप टू स्टेप समझना है, फिर आपको चीजें लर्न करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी, ठीक है। तो पहली बेसिक चीज किसी भी काम को सीखने की, किसी भी कार्य को सीखने की, अधिगम करने की पहली जो आवश्यकता होती है, ठीक है, जो पहला सोपान है वो क्या है, आवश्यकता। आपकी एक प्रेरणा होती है कि आपको एस्टेट क्लियर करना है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के ठीक करने हैं। तो क्या हो सकता है, देखिए, पहला आपको आवश्यकता मिल सकता है, आवश्यकता नहीं देगा तो वो आपको अभिप्रेरणा दे सकता है, अभिप्रेरणा नहीं देगा तो क्या देगा, वो आपको प्रेरक दे सकता है, ठीक है। अभिप्रेरणा नहीं देगा तो प्रेरक दे सकता है, ठीक है। अब आपकी नीड डिसाइड हो गई है, मतलब आप अपनी आवश्यकता के लिए कार्य कर रहे हैं। अब जो ये आवश्यकता है ये किसके लिए, अब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में कुछ तो होगा ना कि अभी रीट का एग्जाम आने वाला है या एस्टेट का एग्जाम आने वाला है। तो सेकंड स्टेप जो होता है अधिगम का, वो होता है लक्ष्य, ठीक है। हमारा लक्ष्य कभी भी फर्स्ट पे नहीं आता। बहुत सारे बच्चे लक्ष्य को फर्स्ट पर टिक करके आते हैं कि पहले लक्ष्य आएगा उसके बाद नीड आएगी। ऐसा नहीं है। जब आपको नीड होती है तभी आप
किसी चीज के बारे में सोचते हैं तभी आप लर्निंग के बारे में सोचते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले आपकी आवश्यकता आएगी, ठीक है। आपको जॉब चाहिए, ये आपकी आवश्यकता है, इसलिए आप एचटेट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। एचटेट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपकी नीड है और ये आपका लक्ष्य भी है, ठीक है। एचटेट का एग्जाम क्या है, यहाँ पर आपका लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कुछ उद्देश्य बना रहे हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। जैसे आज आपने साइकोलॉजी के 2 चैप्टर्स रीड किए, या फिर आप दिन में 5 घंटे डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1 घंटा सुबह पढ़ते हैं, 2 घंटे दिन में और 2 घंटे रात में, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स को अभी एग्जाम आया नहीं है 2022 का, तो आप क्या कर रहे हैं कि 5 सब्जेक्ट को फिर भी 1-1 घंटा दे रहे हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो, छोटे छोटे स्टेप्स के जरिए अपने उस उद्देश्य तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तीसरा इन्होंने कहा कि जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो थर्ड फिर क्या दिक्कत आती है, बाधाएं आती हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि आप हाउसवाइफ हैं, आपने फटाफट जल्दी से घर का काम किया कि आप पढ़ेंगे, आपका 2 घंटे का जो दिन का शेड्यूल है आप उसमें पढ़ना चाहते हैं, तभी कोई मेहमान आ गया, ठीक है, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो। तो ये कहता है कि जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तब वहां पर आती हैं बाधाएं, ठीक है। जब आप अधिगम करना शुरू करते हैं तो तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है बाधाएं, और उन बाधाओं को दूर करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। हमें तत्परता से अपने कार्य को करते रहना चाहिए। कोई बात नहीं, उस टाइम पर मेहमान आ गए हैं, आप कोई कहीं से और टाइम चुरा के अपने O2 हावर्स जो आपने डिसाइड किए हैं, जो आपने अपने लक्ष्य के लिए निर्धारित किए हैं, आप उन पर जरूर पढ़ेंगे। तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपको तत्पर रहना पड़ेगा जब भी बाधाएं आएंगी। 4th स्टेप है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट या फिर आप कह सकते हो स्थिति, ठीक है। अब जहां एनवायरनमेंट से समझ जाइए इसको, वातावरण, ठीक है। अब जहां आप पढ़ रहे हैं, जहां आप पढ़ना चाहते हैं, जहां आप अधिगम करना चाहते हैं, मान लो आप टेट की ही तैयारी कर रहे हो और जिस रूम में आप बैठे हो वो फैला पड़ा है और वहां पर बच्चे शोर कर रहे हैं, गली से बाहर लड़ाई झगड़ों की आवाज आ रही है, तो क्या आप अधिगम कर पाएंगे? तो ये कहता है कि 4th स्टेप जो रिक्वायर है अधिगम के लिए, वो रिक्वायर है एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण। आपके लिए आपको वातावरण पर भी ध्यान देना है, वातावरण भी अधिगम के लिए उतना ही जरूरी है। 5th ये स्टेप बताते हैं समायोजन। समायोजन ये कहते हैं चलो ठीक है, वातावरण के साथ, वातावरण आपका ऐसा ही है तो कोई बात नहीं, आप उसके साथ सामंजस्य स्थापित कीजिए। आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, आपको अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है। तो 5th जो स्टेप बताया है अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए, वो क्या है? सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य या फिर आप क्या कह सकते हैं, समायोजन। 6th स्टेप आता है अनुक्रिया। अनुक्रिया, आप जो भी सीख रहे हैं आपके व्यवहार में बार बार उन चीजों को आपको उनको दोहराना है। अनुक्रिया की जो क्रिया है वो आपके व्यवहार में होनी चाहिए अगर आप अधिगम करना चाहते हैं तो। 6th स्टेप है अनुक्रिया। अब 7th जो स्टेप बताया गया है वो है व्यवहार में वांछित परिवर्तन। व्यवहार में वांछित परिवर्तन। और 8वां जो स्टेप है वो है स्थायीकरण। देखिए ये अधिगम के जर्नल से स्टेप हैं कि अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो पहले आवश्यकता आती है, जब आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है तभी आप अधिगम करते हैं, फिर उसके लिए आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद जो भी बाधाएं आती हैं उनको आप तत्परता के साथ दूर करते हैं। फिर आप वातावरण देखते हैं कि आपका वैसा एनवायरनमेंट है या नहीं। अगर घर में एक रूम में शोर है तो आप दूसरे रूम में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वातावरण ऐसा नहीं मिल पा रहा फिर भी आप क्या करते हैं, उसी वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं ताकि आप
लर्निंग कर पाए, ठीक है। फिर आता है अनुक्रिया, बार बार व्यवहार को दोहराते हैं, अनुक्रिया करते हैं चीजों को सीखने के लिए, और अंत में क्या होता है, आपके व्यवहार में एक वांछित परिवर्तन आ जाता है। आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप इसको सीख जाते हैं, ये क्या है, आपके व्यवहार में एक वांछित परिवर्तन है। और लास्ट जो स्टेप है स्थायीकरण, अब जो व्यवहार आपने सीख लिया है उसका स्थायीकरण जरूरी है, ठीक है। अब आप इस चैप्टर को सीख चुके हैं, अब आप इसके क्वेश्चंस को सही करेंगे, ये है स्थायीकरण, ठीक है। तो ये थे बेसिक स्टेप्स, आप इनको स्टेप्स बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप लर्निंग करते हो तो ये 8 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो, इनको आपको क्रमबद्ध तरीके से याद रखना है, ठीक है। क्रमबद्ध तरीके से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा वो इसी तरीके से पूछा जाएगा। पहला स्टेप आपको लक्ष्य देगा, दूसरा बाधा देगा, तीसरा समायोजन देगा, तो आपको क्रमबद्ध तरीके से ये जो सोपान है वो याद करने हैं। अब हम बात करते हैं वक्र की, अधिगम वक्र से भी हर बार क्वेश्चन, तो अब हम बात करते हैं वक्र की। देखिए अधिगम वक्र है क्या, अधिगम वक्र समझने के लिए अगर आप देखो तो कुछ नहीं है, जितना आप किसी चीज को सीखने में टाइम ले रहे हो वो टाइम और जितना आपने सीखा है उसकी मात्रा को एक ग्राफ में दिखाना है, क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है, ठीक है। जितनी आपने चीजें सीखी हैं मात्रा और समय को जब हम ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, हमारा अधिगम वक्र कहलाता है। तो देखिए वक्र के 4 प्रकार हैं, वक्र 4 प्रकार के हैं, ठीक है। पहला है सरल निष्पादन वक्र, निष्पादन वक्र। मैं चारों को एक साथ बनाने की कोशिश करूंगी ताकि आप रिलेट कर पाए। सेकंड है उन्नोत्तर वक्र, उन्नोत्तर वक्र। थर्ड है नतोदर वक्र, नतोदर वक्र। और फोर्थ है हमारा मिश्रित वक्र, ठीक है। देखिए सरल निष्पादन वक्र में क्या होता है, जब आपकी जो सीखने की जो मात्रा है और सीखने में जो लगने वाला समय है जब वो सेम होता है तो वहां पर जो वक्र बनता है वो होता है सरल निष्पादन वक्र, ठीक है। यहाँ पर जो आपका समय लग रहा है और ये जो सीखने की जो आपकी मात्रा है वो क्या होती है, सेम होती है। मान लो कि आप 1 घंटे में 1 लेसन लर्न कर रहे हो, 2 घंटे में 2 लेसन लर्न कर रहे हो, 3 घंटे में 3 लेसन लर्न कर रहे हो, ठीक है। ये कहलाता है सरल निष्पादन वक्र कि सीखने की मात्रा, सीखने की मात्रा और जो समय है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। सेकंड आता है नतोदर वक्र, नतोदर वक्र इसको हम अवतल वक्र भी बोलते हैं, अवतल वक्र, धनात्मक वक्र भी बोलते हैं, सकारात्मक वक्र भी बोलते हैं, सकारात्मक वक्र, ये सभी इसी के नाम हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए सकारात्मक से याद कीजिए, ठीक है, यानी कि बच्चा कम टाइम में ज्यादा सीख रहा है तो क्या कहेंगे सभी उसको, बहुत इंटेलिजेंट है, पॉजिटिविटी दे रहे हैं ना उसको, तो इसी चीज से याद कीजिए सकारात्मक वक्र। तो सकारात्मक वक्र में क्या होता है, शुरुआत में जो बच्चे की सीखने की जो गति है वो तेज होती है, शुरुआत में सीखने की गति तेज होती है, ठीक है। ये क्या है हमारा समय, ये क्या है हमारी मात्रा। शुरुआत जब हुई तो देखिए शुरुआत जब हो रही है उसकी 1 घंटे में वो 2 लेसन लर्न कर रहा है, ठीक है, 3, 2 में 3, तो मतलब क्या है कि उन्नोत्तर सकारात्मक वक्र के अंदर क्या है, देखिए सकारात्मक वक्र के अंदर क्या है, जो सीखने की जो गति है वो प्रारंभ में तेज है, बाद में क्या होती है, बाद में कम होती है, बाद में धीमी हो जाती है या कम हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, धनात्मक वक्र और
सकारात्मक वक्र। तो याद करने का तरीका यही है कि बच्चे को पॉजिटिव वाइब्स लोग कब देते हैं, जब इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। तो सकारात्मक, वैसे तो लोग क्या बोलेंगे, कुछ भी पढ़ता नहीं है ना, रद्दी सा है, डफर है। तो यहाँ पर उसको सकारात्मकता कब मिल रही है, जब वो इंटेलिजेंट होगा, यानी कि उसकी सीखने की गति जो है वो तेज होगी, यानी कि समय कम लगेगा और मात्रा ज्यादा होगी। तो इस चीज से याद रखिएगा इसको अवतल वक्र भी बोलते हैं, उन्नतोदर वक्र भी बोलते हैं और धनात्मक वक्र भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा नतोदर वक्र। उसके बाद क्या आता है हमारा नतोदर वक्र। इसको न से ही याद रखिए, यानी कि नकारात्मकता की बात हो रही है। इसको नकारात्मक वक्र भी बोलते हैं, ठीक है। इसको उत्तल वक्र भी बोलते हैं, इसको उत्तल वक्र भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ऋणात्मक वक्र भी बोलते हैं। नकारात्मक से ही एक और वर्ड याद कर लीजिए, ऋणात्मक वक्र। अब क्योंकि हिंदी में नेमिंग इतनी बन जाती है तो वर्ड से रिलेट करके पढ़िए। नकारात्मक यानी कि जब शुरुआत में ही बच्चा जब वो स्कूल जाता है तो टीचर क्या कहेगी, मैडम सीखता ही नहीं है, मैंने तो इतना करवा लिया, अभी तक यही पढ़ा है। तो वहां पे जो उसको नेगेटिविटी दे रहे हैं, नकारात्मक, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, उसकी सीखने की जो गति है, सीखने की जो गति है वो क्या है, बहुत धीमी है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, समय ज्यादा लगा रहा है और मात्रा क्या है उसकी कम है। देखो उसने 4 घंटे लगा दिए और अभी तक वो क्या कर रहा है, एक लेसन भी पूरा लर्न नहीं कर पाया। तो इसमें क्या होता है, शुरुआत में सीखने की गति जो है, सीखने की गति जो है वो धीमी होती है, धीमी होती है, ठीक है। बस आप इस चीज को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि नेगेटिविटी दे रहे हैं यानी कि बच्चा स्लो लर्नर है, ठीक है। वो स्लो, शुरुआत में वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा समय लगा रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा समय में कम याद कर रहा है, ठीक है। तो और बाद में क्या है, बाद में उसकी गति बढ़ती है, बाद में गति बढ़ती है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा नतोदर वक्र। उसके बाद जो 4th वक्र आता है वो आता है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एस आकार की शेप बनती है, यानी कि बच्चा शुरुआत में तेजी से सीखता है, बाद में कुछ समय गति रुक जाती है, कुछ समय गति रुक जाती है, यानी कि मिश्रित वक्र है, कभी गति धीमी हो जाती है, कभी गति तेज हो जाती है। इसको एस आकार वक्र भी बोलते हैं और इसको सर्पिलाकार, एक और नाम याद कर लीजिए, इसको सर्पिलाकार वक्र भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप, ये मैंने सब एक साथ बना दिया। ठीक है, ये थे हमारे 4 वक्र। और एक आता है अधिगम पठार। देखिए अधिगम पठार क्या है, मान लो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाली जो चीज है, अब यहाँ पे समय भी वही है, मात्रा भी वही है, ये क्या है पठार, यानी कि अधिगम के समय आने वाली बाधाएं। पठार क्या है, अधिगम के समय आने वाली बाधाएं क्या कहलाती हैं, पठार कहलाती हैं, ठीक है। तो ये थे अधिगम वक्र। अधिगम वक्र बेसिकली कुछ नहीं है, अधिगम वक्र है हमारा, जो भी हम सीख रहे हैं उसकी समय के साथ तुलना करते हैं हम एक ग्राफ पे, ठीक है। 4 तरह के वक्र बताए गए हैं। सरल निष्पादन वक्र, जिसमें सीखने की मात्रा और समय जो है वो इक्वल होता है। उन्नत दर वक्र, इसमें क्या होता है, देखिए शुरुआत में जो बच्चा है, उन्नत दर सकारात्मक से याद रखिए इसको, ठीक है। बच्चा इंटेलिजेंट है, यानी कि शुरुआत में उसके सीखने की गति तेज होती है, बाद में धीरे धीरे
धीमी हो जाती है। नतोदर वक्र यानी कि सब ऐसे कहते रहते कुछ नहीं पड़ता, ठीक है, नकारात्मकता दे रहे हैं उसको। तो यहाँ पर जो बच्चे की सीखने की जो शुरुआत की गति है वो धीमी है, बाद में बढ़ती है। मिश्रित वक्र क्या है, यहाँ पर गति कभी तेज हो जाती है, कभी रुक जाती है, एक समान चलती रहती है, कभी फिर कम हो जाती है। ये क्या कहलाता है, मिश्रित वक्र, या फिर इसको आप एस आकार वक्र भी बोल सकते हो या फिर सर्पिलाकार वक्र भी बोल सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर वक्र के ऊपर। वो आपको क्वेश्चन देगा कि राधा 1 घंटे में एक लेसन को याद करती है, फिर वह दूसरे घंटे में दूसरे लेसन को भी याद कर लेती है, यह वक्र का कौन सा प्रकार है। तो देखिए 1 घंटे में एक लेसन याद कर रही है, 2 घंटे में 2 लेसन याद कर रही है, यानी कि मात्रा और समय सेम है। तो ये कौन सा वक्र होगा, सरल निष्पादन वक्र। या फिर आपसे पूछता है कि सुरेश जो है वह 1 घंटे में एक पाठ भी याद नहीं कर पाता, 1 घंटे में एक पाठ भी याद नहीं कर पाता। देखिए इसी लाइन से पता चल गया कि उसकी जो सीखने की गति है वो कैसी है, धीमी है। तो ये कौन सा हो गया, नतोदर वक्र, ठीक है। सुरेश 1 घंटे में एक पाठ याद कर लेता है, परंतु किन्हीं कारणों से वह उसकी जो सीखने की गति है वो धीमी हो गई है, पर बार बार अभ्यास से वह पुनः उसी गति पर आ गया है, वो क्या होगा, मिश्रित वक्र। तो वक्र से और पठार में आपको बता चुकी हूं कि एक वक्त जब बच्चे की जो सीखने की गति है, उसकी जो सीखने की मात्रा है वो जब सेम होती है, मतलब ना तो उसकी मात्रा बढ़ रही है ना ही उसका समय बढ़ रहा है, एक तरह से रुक जाता है। जब ये हमारा ग्राफ इस तरह से दिखाया गया हो, इस तरीके से, तो ये क्या है, पठार। इसको हम क्या बोलते हैं, अधिगम पठार, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा अधिगम के सोपान और अधिगम के वक्र। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम अधिगम का स्थानांतरण, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।